नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हो गई 24 अप्रैल और कल है 25 अप्रैल। और नहीं, माफ़ कीजिएगा, आज 25 अप्रैल हो गई और कल है 26 अप्रैल। कल जो है दूसरे चरण का मतदान होना है और इसी खबर के साथ हम शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुप श्रीवास्तव। सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं आपके सामने हाजिर हूं और कुछ खबरों के साथ हम ये प्रोग्राम जो है शुरू करते हैं। तो पहली खबर तो यही है कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए बुधवार यानी कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। आज डोर टू डोर कैनवसिंग है और उसके बाद जो है कल वोटिंग होगी सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक। तो ये यूपी की 8 सीटों के साथ साथ 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर 88, पिछला जो चुनाव हुआ था पहले चरण का, उसमें 102 सीटों का मतदान हुआ था, 102 सीटों पर। तो 26 अप्रैल को ये वोटिंग होगी। इसमें जो मुख्य चेहरे हैं, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड से, ये दोनों केरल से हैं। केरल में 20 सीटों पर हो रहा है। शशि थरूर, हेमा मालिनी मथुरा से, अरुण गोविल मेरठ से समेत 1206 उम्मीदवार मैदान में हैं, ये लिखा हुआ है अखबार में। और इस चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, जिसमें गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, गाजियाबाद, अमरोहा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा के लिए मतदान किया जाएगा। इसके साथ ही असम में 5 सीटें हैं, बिहार में 5 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 3 सीटें हैं, कर्नाटक में 14 सीटें हैं, केरल में 20 सीटें हैं। मुझे मेरे ख्याल से केरल का चुनाव आज समाप्त हो जाएगा। मध्य प्रदेश 6 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 8 सीटें हैं, मणिपुर में 1 सीट है, राजस्थान में 13 सीट है, त्रिपुरा में 1 सीट, पश्चिम बंगाल में 3, जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर मतदान होगा। तो ये है। और जो भी जिनके यहाँ भी मतदान होने वाला है कल, जो लोग वोटर हैं, उनसे हमारी गुजारिश है, यूपी न्यूज़ 9 की गुजारिश है कि मतदान अवश्य करें, अपना वोट बेकार ना करें। सुबह मतदान कर लें, जलपान के पहले मतदान कर लें, जलपान के बाद कर लें, लंच के बाद कर लें, कोई बात नहीं है, शाम को चाय पी के मतदान कर लें, लेकिन मतदान करें जरूर। और गर्मी से बचते हुए, पानी वानी पूरा पी के, सर को ढक के, लू से बचते हुए, लेकिन मतदान आप जरूर करिए। तो अब चुनाव हो रहा है तो चुनाव प्रचार भी होगा जोरदार तरीके से। तो कल एक जबरदस्त जो है विवाद पैदा हो गया। मोदी जी ने एक बयान दे दिया कि लूट जो है कांग्रेस की, वो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये LIC का स्लोगन है, LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये स्लोगन दोहराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और क्यों दोहराया आपको पता चल गया होगा, मैं तो इसको दोहरा देता हूँ। सैम पित्रोदा जो हैं, जो कांग्रेस पार्टी के सलाहकार हैं और ओवरसीज कांग्रेस यानी विदेश में जो कांग्रेस का ग्रुप समूह है, उसके वो अध्यक्ष हैं और तकनीकी सलाहकार भी एक तरह से हैं। राजीव गांधी के भी सलाहकार थे और इस वक्त जो है राहुल गांधी के भी सलाहकार हैं और गांधी परिवार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। तो उन्होंने एक बयान दे दिया कि इनहेरिटेंस टैक्स जो है एक अच्छी चीज़ है और वो जो है भारत में भी हो सकता है, इस तरह की संभावना उन्होंने जताई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हीं जो ऑलरेडी हमलावर हैं कांग्रेस पे, आपको पता है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेके प्रधानमंत्री बेहद आक्रामक है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो मुस्लिम लीग को परिलक्षित कर रहा है, मुस्लिम लीग की नीतियों को शो कर रहा है। और साथ ही साथ जो है कांग्रेस जो है आपकी संपत्ति लूट कर जनगणना कराने के बाद जो है ये फाइंड आउट किया जाएगा, सर्वे कराया जाएगा किसके पास कितना है, क्या है, उसके बाद हम एक क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। ऐसी बात राहुल गांधी ने कही थी। उसी को पकड़ते हुए प्रधानमंत्री 3-4 दिन से काफ़ी हमलावर है कांग्रेस पे और कल उनको एक नया मुद्दा मिल गया। उन्होंने कह दिया कि भाई देखिए, कांग्रेस जो है आप पे विरासत टैक्स लगाना चाहती है। और विरासत टैक्स ये होता है कि जैसे आपकी फैमिली में अगर कोई बुजुर्ग का देहांत हो गया, निधन हो गया, तो बुजुर्ग की संपत्ति जो है उसमें से
अब जहाँ जिस देश में जो जैसा वो हो, कहीं 40%, कहीं 50%, कहीं 30%, कहीं 20%, कहीं 25%, कहीं 55% जो है सरकार वो संपत्ति रख लेती है उस व्यक्ति के द्वारा कमाई हुई संपत्ति। बाकी जो है संपत्ति वो विरासत में अपनी दे सकता है अपने बाल बच्चों को या जिसको चाहे। तो ये अभी भारत में नहीं लागू है, कुछ स्टेट्स में है। जैसे अगर आप संपत्ति ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो 2-4-5% है वो स्टेट टैक्स लेती हैं अपने संपत्ति को ट्रांसफ़र करते हुए। तो लेकिन फुल्ली टैक्स नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि आपको देना ही देना है। तो मोदी जी ने कहा कि साहब देखिए ये इस तरह की बात करके और ये अब आपके ऊपर जो है विरासत टैक्स भी लगाना चाहते हैं। बड़ा हंगामा मचा और कांग्रेस जो है बैकफुट पे हो गई। कांग्रेस को जो है सफाई देनी पड़ी और जयराम रमेश ने कहा कि बयान से कोई लेना देना नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में संविधान है, कांग्रेस का विरासत कर कानून लाने का कोई इरादा नहीं है, ये सिर्फ वोट के लिए कह रहे हैं। उधर पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि 14 मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से राय रखते हैं जिनके बारे में वो दृढ़ता से महसूस करते हैं। अमेरिका के विरासत कर वाला उनका बयान उनका निजी विचार है और इसका पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अब उनके निजी विचार हैं, बड़े दृढ़ विचार रखते हैं, स्वतंत्र रूप से राय रखते हैं, इतना कहने की जरूरत क्या? साहब साहब कहिए कि नहीं साहब, कांग्रेस का ऐसा कोई इरादा नहीं है और वो जो है झूठ बोल रहे हैं, ऐसे बोलिए ना। तो इसी को लेके जो है प्रधानमंत्री ने कहा, जो है सरगुजा छत्तीसगढ़ में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने कहा कि साहब ये देखिए यही जा रहे हैं वो। तो कांग्रेस देखा जाए तो एक तरह से बैकफुट पर ही है पिछले 3-4 दिनों से। वो ये भी नहीं बता पा रही है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात वो कर रहे हैं, रिसोर्सेज या संपत्ति, अगर बीजेपी के शब्दों में कहा जाए तो, कि वो बंटवारे की या रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो जो वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में भी उनके पास कोई क्लियर कट पॉलिसी अभी तक वो नहीं बता पाए हैं, दिखा पाए हैं। और ये सवाल मैंने कल पूछा भी था कि भाई किस तरह से आप करोगे, किसको कैसे करोगे, क्या करोगे? आप सर्वे कराओगे, जातिगत जनगणना कराओगे, उसके बाद सर्वे कराओगे किसके पास कितना पैसा है, ज़मीन है, जायदाद है। तो ज़मीन जायदाद में लोगों के पास लैंड होता है, मकान होता है, बैंक में अकाउंट में कैश होता है, एफडी होती है, घर में सोना होता है, चांदी होती है, यही सब तो होता है। तो आप सब कार्य करवाओगे तो जाहिर सी बात है मोदी जी कहेंगे कि साहब आप मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ना चाहते, मंगलसूत्र में भी सोना ही होता है। तो आप कैसे करोगे इस तरह की, और उनको अपलिफ्टमेंट का काम करना है तो ये अपलिफ्टमेंट क्या, आप जो है दूसरे की संपत्ति लेकर उनको बांट के अपलिफ्टमेंट करोगे उनका? ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से आप बैकफुट पे हो और लगातार बीजेपी और उनके नेता हमलावर हैं आपके ऊपर। आपको सामने आना चाहिए, साफ साफ बयान देना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या है आपकी पॉलिसी, क्या नहीं है। तो बहरहाल एक जो ठंडा ठंडा चुनाव चल रहा था पहले चरण के बाद, और माना जा रहा था कि मतदाता काफ़ी उदासीन है और लहर नहीं है इस चुनाव में, शांति है, मतदाता पहले से मन बना चुका है उसे क्या करना है, और वोट परसेंटेज कम हुआ करीब 5% के आसपास। तो माना जा रहा था कि कहा जा रहा था कि इससे बीजेपी का भी नुकसान हो सकता है। तो उसमें जो है जान आ गई है कि कल इस तरह के बयानों के बाद जो है लगा कि हाँ चुनाव में जो है एक दूसरे पर जबरदस्त प्रहार किए जा रहे हैं। तो ये खबर जो है कल काफ़ी चर्चा में थी और कांग्रेस को डिफेंस करना पड़ा। कांग्रेस डिफेंसिव मोड में रही। अब आज देखना है कि कोई नया तर्कस से तीर निकलता है प्रधानमंत्री के कि नहीं निकलता है, क्या होता है। तो बढ़ते हैं अगली खबर, और अगली खबर भी चुनाव से रिलेटेड है और उत्तर प्रदेश के बड़े नेता से संबंधित है, और वो नेता हैं अखिलेश यादव। जी हाँ, अखिलेश यादव के कन्नौज से चुनाव लड़ने को लेकर बना हुआ सस्पेंस अब खत्म हो गया है। अखिलेश यादव आज जा रहे हैं कन्नौज और दोपहर 12-1 बजे के आसपास वो नामांकन करेंगे। और सुबह से जो है, कल सुबह से ये चर्चा चल रही थी कि अखिलेश चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, या अपने आप को चुनाव प्रचार में ही बिजी रखेंगे और पर्चा भर के निकल जाएंगे। एक ऑप्शन ये था, दूसरा ऑप्शन ये हुआ कि नहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे
लेकिन और वहाँ से तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी का भी ऐलान हो गया, जो अखिलेश यादव के भतीजे हैं, लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। लेकिन वहाँ की लोकल यूनिट जो थी वो नहीं चाहती थी कि वो तेज प्रताप यादव वहाँ से चुनाव लड़े। उन लोगों का डेलीगेशन एक लखनऊ भी आया था, यहाँ आकर वो अखिलेश यादव से मिला था, बड़े नेताओं से मिला था और उनसे अपील की थी कि नहीं, अखिलेश भैया ही कन्नौज से चुनाव लड़ें। और कल राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव जी ने ये ऐलान कर दिया। अब सवाल है कि आज तो अखिलेश यादव अपना नामांकन कर देंगे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, सस्पेंस क्यों बना रहा और किन वजहों से अखिलेश यादव जी को आज नामांकन कन्नौज से करना पड़ रहा है? तो 2-3 वजह हैं, मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। पहली वजह तो ये है कि देखिए, कन्नौज जो है वो समाजवादी पार्टी की पारंपरिक सीट कह लीजिए या गढ़ कह लीजिए है। 1998 से लेकर 1998-99 से लेकर और 2019 तक लगातार 20-21 साल जो है वो ये सीट समाजवादी पार्टी के पास रही, चाहे वो नेताजी के पास रही हो, मुलायम सिंह यादव जी के पास, चाहे अखिलेश यादव के पास रही 2 बार 3 बार। और अखिलेश यादव का करियर यही से शुरू हुआ। 2000 में अकबर अहमद डम्पी को हराकर वो यहाँ से चुनाव जीते थे। 19 तक, जब 19 में सुब्रत पाठक जो बीजेपी के अभी वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने डिम्पल यादव को 12,000 वोट से हराकर ये सीट जीती, तब तक ये सीट जो है समाजवादी पार्टी के पास थी और समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। तो एक तो गढ़ बचाने की कोशिश या गढ़ वापस लेने की ये कोशिश कही जाएगी अखिलेश यादव का नामांकन करना। और दूसरा ये भी कहा जा रहा था कि अगर कन्नौज में या उसके पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ये बात निकल कर सामने आई थी कि बीजेपी यहाँ से इस बार 2 या 3 लाख वोटों से जीत सकती है अगर कोई बाहरी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी खड़ा करती है तो, या इनके अखिलेश यादव या डिम्पल यादव के अलावा कोई और चुनाव लड़ता है तो डिम्पल यादव तो मैनपुरी से चुनाव लड़ रही थी, अब अखिलेश यादव का नाम भी बचा हुआ था और परिवार में से जो भतीजे का नाम गया तेज प्रताप यादव का, तो उसको सरे से निकाल दिया वहाँ के लोकल पदाधिकारियों ने, संगठन के नेताओं ने, जिला अध्यक्ष ने। तो इस सर्वे के बाद ये भी हुआ कि भाई एक तरह से रामपुर की सीट जहाँ पर बात नहीं बनी और समाजवादी पार्टी ने मोबिल्ला नदवी को लैंड कराया ऊपर से रामपुर में, तो वहाँ पर जो लोकल यूनिट थी समाजवादी पार्टी की और खासकर वो यूनिट जो है वो आजम खान की है, तो वो यूनिट जो है नाराज़ हो गई और उसने कोई सपोर्ट नहीं किया रामपुर में मोबिल्ला नदवी का। एक तरह से मोबिल्ला नदवी रामपुर में जो है वो कांग्रेस के सपोर्ट पे चुनाव लड़े, कांग्रेस वालों ने उनको सपोर्ट किया ये सोच के कि अगर ये बंदा जीतेगा तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो लोकल यूनिट जो आजम खान की यूनिट मानी जाती है रामपुर में, उसने कोई सपोर्ट नहीं किया। हमारे चैनल पे एक खबर भी है जिसमें आपने देखा होगा कि मैंने लिखा है कि आजम खान की गलियां, आजम खान का घर जो है इस चुनाव में पहली बार वीरान रहे। तो ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम कोई बाहर से उम्मीदवार दें तो पता चला कि टाइम पे इस मामला हो जाए। तो इस वजह से जो है अखिलेश यादव को चुनाव लड़ाया गया या चुनाव लड़ने को तैयार हुए। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह थी कि अखिलेश यादव अब यहाँ से अगर चेहरा है समाजवादी पार्टी का, तो आसपास की जो 4-5 सीटें हैं कन्नौज के आसपास की, उस पर जो है असर काफ़ी डाल सकते हैं। और इनके चुनाव लड़ने के बाद कहीं अगर 26 तारीख के बाद अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने का ऐलान हो गया, तब तो मामला और दिलचस्प हो जाएगा। तो यह है चुनावी हाल। आज थोड़ा जल्दी मैं आपको छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे कहीं जाना है और इस पर हमारी इस चुनावी सूरत हाल पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप भी बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, जुड़े रहिए, प्यार बरसाते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।